हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मेंडल्स के नियमों को देखा। मेंडल्स के कौन कौन सा नियम है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में हम लोग ऐसे भी एग्जांपल्स देखते हैं कि जो मेंडल्स के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कोडोमिनेंस, हम लोग ने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किस में पाए जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो 4 o'clock प्लांट्स या फिर हम लोग बोलते हैं डॉग फ्लावर्स, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने कोडोमिनेंस देखा और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या देखा था? एबीओ ब्लड ग्रुप। तो ऐसे हम लोग तमाम कॉन्सेप्ट को देख लिए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा प्लियोट्रॉफी क्या होता है, लिथलिटी क्या होता है, लिथल जीन्स क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में देखा और एपिस्टाइसिस के बारे में देख लिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए ये क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको समझने से पहले ये समझिए कि पहले मेंडल ने क्या बोला था। मेंडल ने बोला था कि एक फैक्टर जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? एक कैरेक्टर को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जिसको बाद में हम लोग क्या देखते हैं, जब रिसर्च हुआ तब पता चला कि जो बेसिकली मेंडल्स ने जो फैक्टर्स बोला था वो आज के टाइम में क्या है, वो आज के टाइम में जीन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये जीन क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये एक जो जीन है वो क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक सेगमेंट है और डीएनए क्या है, कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जब डीएनए क्या होता है, जब डीएनए कंडेंस होना शुरू होता है तब फाइनली वो क्या बनाता है? एक क्रोमोसोम बनाता है। ये बात भी हम लोग को पता है। तो जब ये डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बना हुआ है और डीएनए के ही एक सेगमेंट्स को हम लोग जीन बोलते हैं, मतलब कि क्या है कि जीन प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? और अगर ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, क्योंकि डेफिनेटली है, तो जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होगा, ये क्या है, हमारे बॉडी क्या है, डिप्लॉयड बॉडी है। और डिप्लॉयड बॉडी में क्या होता है? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पास पास रहते हैं। ठीक है, तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है? एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। यही बात हम लोग जानते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम अब अच्छा, ये वैसे बॉडी को क्या बोलते हैं? जैसे हमारा बॉडी क्या है, हमारा बॉडी 2 क्रोमोसोम एक सेट में रह रहे हैं, तो वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड बॉडी बोलते हैं। तो अब ये डिप्लॉयड से ये क्रोमोसोम सेपरेट होगा। क्रोमोसोम कब सेपरेट होगा? तो मियोसिस के दौरान। और मियोसिस में भी कब होगा? तो मियोसिस में एनाफेज 1 में होगा। एनाफेज 1 में। तो जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होगा तब ये क्रोमोसोम अलग अलग गैमेट्स में चला जाएगा, क्योंकि मियोसिस से क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये अलग अलग गैमेट में जाएंगे और चूंकि इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, मतलब कि जैसे ही क्रोमोसोम सेपरेट हुए वो जीन्स भी सेपरेट हो जाएंगे। तो मतलब कि ये क्या है कि जीन का कैरियर क्या हो गया? जीन का कैरियर क्रोमोसोम हो गया। और क्रोमोसोम जब सेपरेट हुए तो उस पर जितने भी सारे जीन्स रहेंगे वो भी सेपरेट हो जाएगा। और वो क्रोमोसोम जिस ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो उस पर जो भी प्रेजेंट जीन्स रहेंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? देखिए ये सबसे पहले दिया किसने है? तो दिए हैं स्वीटन एंड बोवेरी ने। ठीक है, उनके हिसाब से क्या हुआ कि द स्वीटन एंड बोवेरी प्रोपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स साइलेंट फीचर्स आर। पहले क्या बोला कि द बॉडी इज सोमैटिक। सोमैटिक बॉडी है, मतलब कि डीएनए क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। डिप्लॉयड कंडीशन होगा, तो जब डिप्लॉयड कंडीशन होगा तब क्या होगा? उसके पास आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो एक इस सेट में से एक आएगा मदर से और एक आएगा फादर से। ठीक है, और चूंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम
हर क्रोमोजोम पर क्या है, जीन प्रेजेंट है। तो होमोलोगस क्रोमोजोम है तो ये आइडेंटिकल सेट ऑफ जीन रहेगा। जैसे यहाँ इस फादर वाले क्रोमोजोम के ऊपर कैपिटल ए है तो मदर वाले क्रोमोजोम के ऊपर स्मॉल ए रहेगा। लेकिन जब भी ये सेपरेट होगा तो ये क्रोमोजोम अपने ऊपर जितना भी जीन्स कैरी कर रहे हैं वो गैमेट में चला जाएगा, और जिस ऑफस्प्रिंग में जाएगा ये अपना एफिशिएंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जीन्स। क्लियर है? चलिए ठीक है। देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चे कि देखिए वही स्वीटन बोवेरी ने क्या बोला कि जब ये होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर सेपरेट ड्यूरिंग म्योसिस, म्योसिस में भी कब, ये याद रखिएगा बच्चे, एनाफेज 1 में ये सेपरेट होता है। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग म्योसिस इंडिकेट दैट द मेंडेलियन फैक्टर्स, जिसको आज के टाइम में हम लोग जीन्स बोलते हैं, आर लोकेटेड लीनियरली ऑन द क्रोमोजोम्स। ठीक है। विद द प्रोग्रेस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इट इज नाउ नोन दैट क्रोमोजोम इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर द जीन्स। तो ये जो भी हम बात बोले ये थियोरेटिकली लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। ऐसी बात थोड़ी होती है कि सिर्फ हम बात करते रहें थियोरेटिकली और वो सही हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए टी.एच. मॉर्गन ने। और टी.एच. मॉर्गन ने कैसे प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किया, तो एक्सपेरिमेंट्स किया फ्रूट फ्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। अब ये एक्सपेरिमेंट्स टी.एच. मॉर्गन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए किया। अब जब ये मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया, फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सेलेक्ट किया, कभी कभार पूछ देता है बच्चे, तो इसके 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो ध्यान में रखने वाली बात होती है। क्या है कि जब मॉर्गन टाइनी फ्रूट फ्लाई के पास, मतलब फ्रूट फ्लाई के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचे तो फ्रूट फ्लाई क्यों लिए, क्योंकि ये टाइनी फ्रूट फ्लाई है, इसको लैब में मतलब कि सिंथेटिक मीडियम में इजीली कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लाइफ पीरियड मात्र 2 वीक का होता है, 2 वीक का इसका लाइफ साइकिल है। और एक बार रिप्रोडक्शन जब करते हैं, एक बार जब ये मेटिंग करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि इसका प्रोजेनी बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरी बात कि इसका जो सेक्सेस है वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, कौन मेल है कौन फीमेल हम लोग इजीली देखकर, मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली हम लोग देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी कारणों से टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया था एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मॉर्गन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था, दैट इज फ्रूट फ्लाई, दैट इज कॉल्ड द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्लियर है? देखिए, मॉर्गन वर्क विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर विच वेयर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर देयर स्टडी। क्यों? दैट कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब। Their complete life cycle is about 2 weeks. उसके बाद फिर in a single mating it produces large number of progeny flies. Also there was a clear differentiation of sexes, that is male and female flies are easily distinguishable, and also it has many type of hereditary variations that can seen with the low power microscope. ये बात समझ में आ गया? जो हम पॉइंट्स बोले हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात क्लियर है? चलिए देखिए अब क्या किए मॉर्गन ने, तो मॉर्गन ने लिंकेज स्टडी किया। कैसे स्टडी किया? तो जब ड्रोसोफिला के ऊपर मॉर्गन स्टडी कर रहे थे तब जैसे कि मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स को लेकर एक साथ हाइब्रिडाइज किया था, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस को करवाया था, ठीक उसी तरीके से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में 2 कैरेक्टर को स्टडी एक साथ किया। कौन कौन सा? तो एक लिए येलो बॉडी लिए और साथ में लिए वाइट आई, मतलब एक बॉडी का कलर देखे और एक आई का कलर देखे। और ये जो दोनों कैरेक्टर हम यहाँ बात बतला रहे हैं, येलो और वाइट, दे आर डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, तो अब क्या किए कि इन्होंने क्रॉस करवाया, किसके साथ करवाया? तो येलो बॉडीड एंड वाइट आई
ड्रोसोफिला को क्रॉस करवाए, मतलब हाइब्रिडाइज करवाए रेड आई एंड ब्राउन बॉडी से इन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 जो भी मिला, F1 को बाद जब इंटर क्रॉस करवाने के बाद क्या मिलना चाहिए F2 जनरेशन में, जैसा कि मेंडल के हिसाब से जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तब उनको कितना रेशियो मिला था, दैट इज 9:3:3:1 ये मिला था। तो मॉर्गन ने ये सोचा था कि उनको F2 जनरेशन में ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, 9:3:3:1 नहीं मिला। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि जरूर कहीं ना कहीं ये दो जीन्स सेग्रीगेट नहीं किए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं किए, और जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुए तो इसका मतलब कि दोनों जीन्स बिल्कुल पास होंगे, वो एक दूसरे के साथ रहने की टेंडेंसी रखते होंगे, और इसी को उन्होंने लिंकेज बोला था। क्लियर है? तो देखिए लिखा हुआ क्या है कि मॉर्गन क्रॉसेस ए सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस दैट इज कैरिड आउट बाय द मेंडल्स इन पी। वो क्या क्रॉस करवाए? मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल्स एंड इंटर क्रॉस दियर F1 प्रोजेनी। F1 में जो भी प्रोजेनी मिला उसको इंटर क्रॉस करवाए। इंटर क्रॉस करवाने के बाद ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वो सेपरेट नहीं हुए, और नहीं हुए तो जो उनको रिजल्ट मेंडल को रिजल्ट F2 जनरेशन में मिला था, जो रेशियो मिला था दैट इज 9:3:3:1, वो इनको नहीं मिला, उससे डेविएट कर गए। तो देखिए लिखा हुआ है कि सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशियो डेविएटेड, देखिए डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम the 9:3:3:2 ratio that is expected when the two genes are independent। अगर मॉर्गन को क्या लगा कि अगर दो जीन्स इंडिपेंडेंटली रहते, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते, तब तो उनको ये रेशियो मिल गया होता, लेकिन नहीं, चूंकि नहीं मिला तो इसका मतलब वो दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली नहीं है, वो आपस में लिंक्ड हैं, आपस में किसी तरीके से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसी को उन्होंने लिंकेज बोला था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम एंड सॉ क्विकली व्हेन द टू जीन्स आर इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस वेयर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्या बोल रहे हैं कि जब वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब F2 जनरेशन में देखे नहीं मिला 9:3:3:1 रेशियो, तब इसका मतलब कि वो दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, और चूंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो ये जब क्रोमोसोम मूव करेगा तो ये पास ही रहेगा, और पास ही रहेगा मतलब कि पेरेंटल जीन्स जो रहेंगे वो ज़्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट वन नॉन पेरेंटल टाइप। ठीक है, तो नॉन पेरेंटल किसको बोले? नॉन पेरेंटल जीन उसको बोले, या नॉन पेरेंटल टाइप उसको बोल रहे हैं हम लोग कि जब ये जीन सेपरेट होकर दूसरे क्रोमोसोम के पास जाता और इसका जीन इसके ऊपर ट्रांसफ़र होता, तब वो रिकम्बाइन करता, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में टूटते और जुड़ते, तब जाकर एक न्यू कॉम्बिनेशन बनता जो कि अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं रहता। लेकिन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर उनको 9:3:3:1 नहीं मिला, मतलब वो दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, और जिसके कारण पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप। और जब पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिल रहा है, पेरेंटल टाइप हमको जीन्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब कि ये जो दोनों जीन्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ये आपस में लिंक्ड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और इसी को उन्होंने मॉर्गन ने लिंकेज का नाम दिया। तो इससे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि द टर्म लिंकेज इज गिवन बाय, और वो साइंटिस्ट कौन है? दैट इज T.H. मॉर्गन। क्लियर है? देखिए क्या लिखा हुआ है। मॉर्गन attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome।
और दूसरा टर्म क्या है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। क्या इसमें बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे ये दो क्रोमोजोम आए तो अब क्या होगा कि जब ये क्रोमोजोम के ऊपर लेट सपोज ये यहाँ पर एक कोई जीन रहेगा, ये भी एक कोई जीन रहेगा, तो चाहेंगे कि ये क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो पास पास में ही रहे, लेकिन जब दूरी बढ़ जाएगा दोनों जीन्स के बीच में तो इसके पास जो भी जीन्स रहेगा तो ये सेगमेंट इंटरक्रॉस करते हैं। हम लोग पढ़े हैं मियोसिस के प्रोफेस 1 में, हम लोग ये पढ़े हैं प्रोफेस 1 इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सब कैटेगरी, दैट इज जाइगोटीन, पैगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब पढ़े ना। तो अब क्या उसमें क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकेटिन स्टेज में। तो पैकेटिन जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा तब इसका डीएनए सेगमेंट जो क्रोमोजोम है ये इधर जाएगा और इसका सेगमेंट टूटकर इधर आएगा। तो अब क्या, लेट सपोज मान लिए कि इसके पास ये सी जीन है और इधर डी जीन है, तो अब क्या होगा, इस क्रोमोजोम का जब टूटने के एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, इधर बी रहेगा और इधर जीन आ जाएगा सी, और इस क्रोमोजोम पर क्या रहेगा डी और इधर आ जाएगा ए। मतलब अब क्या है, ये पेरेंटल टाइप का नहीं रहेगा, ये रिकम्बाइन हो गए, और रिकम्बाइन हो गए तो वो पेरेंटल टाइप का नहीं रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है बात, चलिए गुड। देखिए तो मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया फाइनली, तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन द जीन्स वेयर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम, सम जीन्स वेयर टाइटली लिंक्ड, और कुछ जब टाइटली लिंक्ड है तो वो रिकॉम्बिनेशन कम शो करेंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे देखिए ये एक क्रोमोजोम है, लेट सपोज ये एक जीन है, एक बी जीन ये है, और ये इधर एक सी जीन है, तो जो दूर रहेगा तो वो दूर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू जो दोनों पास पास हैं। समझ में आई बात। तो जो अगर पास पास रहेंगे तो वो टाइटली लिंक्ड रहेंगे, ज़्यादा घनिष्ठता के साथ रहेंगे, तो वो रिकम्बाइन होने की प्रॉपर्टी कम रखेंगे, वो लो रिकॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को रखेंगे। लेकिन जो दूर रहेंगे वो उसमें रिकम्बाइन होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी, वो किसी और के साथ ज़्यादा अच्छे से घुल मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तब उनको क्या मिला, उनको मिला कि जब वाइट आई एंड येलो वेयर टाइटली लिंक्ड एंड सो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, जब वो जब वो क्रॉस करवाए थे तब उनको मात्र 1.3% नया वेराइटी का ऑफस्प्रिंग मिला था। बाकी सब क्या रह गए, बाकी सब पेरेंटल टाइप का रह गए। पेरेंटल टाइप का क्यों रह गए, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का ही मतलब दोनों जीन्स जो पेरेंट्स में प्रेजेंट था वो अब पास पास रहने की टेंडेंसी रख रहे थे, रिकम्बाइन नहीं हो रहे थे। तो चूंकि जब रिकम्बाइन नहीं हो रहे थे, दोनों पास पास रहते, तो उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई गैमेट्स की, और उसकी ऑफस्प्रिंग की संख्या ज़्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट वन। क्लियर है। वहीं पर क्या बोले, वाइल वाइट एंड मिनिएचर बीइंग सोर्स 32.7% रिकॉम्बिनेशन इन द सेकेंड जनरेशन। एक बार जनरेशन ने किए, वो 2 बार क्रॉस करवाए थे, देख लेते हैं। क्लियर है। चलिए तो अब देख लेते हैं क्या है कि देखिए ये एक क्रॉस करवाए, मॉर्गन का ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए क्रॉस हुआ ए और क्रॉस बी में। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं वाई और डब्ल्यू जीन्स क्या है, दोनों पास पास है, तो ये दोनों जीन्स आपस में पास पास रहने की टेंडेंसी रखेंगे, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा मिला 98.7% इन F2 जनरेशन, और वहीं पर हमको रिकॉम्बिनेंट कितना मिले, ओनली 1.3%। और वही जब क्रॉस बी में हम लोग देखते हैं तो अब क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों जीन्स है W एंड M जीन्स है, इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई है, और बढ़ गई है जिसके कारण पेरेंटल टाइप अभी इसके कंपैरेटिवली इसका डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, ये 62.8% मिला। और क्रॉस ए की अपेक्षा रिकॉम्बिनेंट क्या था क्रॉस ए में 1.3%, जबकि क्रॉस बी में वही रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज बढ़ गई, दैट इज 37.2%।
तो इसका मतलब इससे ये पता चला कि जो दो जीन्स पास पास रहेंगे वो टाइटली लिंक्ड रहेंगे, और जो दो जीन्स दूर दूर रहेंगे उसमें रिकॉम्बिनेशन होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी। क्लियर हुआ है बात? इसको ऐसे समझिए, अगर नहीं क्लियर हुआ तो अब क्लियर हो जाएगा बच्चे। लेट सपोज आप दो दोस्त हैं, ठीक है, अब दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, आप दोनों पास पास साथ साथ एनी टाइम रहते हैं। जब भी कहीं घूमने गए, मार्केट गए, कहीं कोचिंग करने जा रहे हैं, चाहे स्कूल से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खेलने कूदने, सभी जगह दोनों पास पास रह रहे हैं, ठीक है। और हम अगर चाहें कि आप में से किसी दोनों की दोस्ती में दरार पैदा कर दें, दोनों को सेपरेट कर दें, तो अगर हम किसी का कान भरेंगे तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों सेपरेट होंगे? क्योंकि दोनों पास पास ही हैं। दोनों में से जब भी बात, अकेले मिलेंगे ही नहीं बात करने के लिए, और मिलेंगे तो भरोसा नहीं रहेगा क्योंकि सब कुछ तो आमने सामने देख रहे हैं, तो वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, उनकी दोस्ती नहीं टूट पाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाइए। अब क्या किए कि संजोग से वो दोनों दोस्त में से किसी एक में भी दिल्ली चले गए या मुंबई चले गए, मतलब दोनों के डिस्टेंस बढ़ा दिए। अब क्या होगा कि जो आपके पास में साथ में जो दोस्त रहते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि अरे तुम्हारा दोस्त तो इस तरीके से बोलता था, तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता था। तो अब क्या होगा, मनमुटाव पैदा होगा, ठीक है। तो अब मनमुटाव पैदा होगा तो आपकी दोस्ती अपने पुराने दोस्त से टूटकर वो हमारे साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। और वहीं पर जब आप बात करना बंद कर दीजिएगा तो वहाँ जो दूर गए हैं दोस्त आपके, दिल्ली या मुंबई गए हैं, वो भी वहाँ पर अपना एक दोस्त बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप जब दूरी बढ़ी तो आप अपना दोस्त किसी और को भी बना लिए, और आपका दोस्त वहाँ जाने के बाद वो किसी और का साथ दोस्ती बना लिए, तो वो रिकम्बाइन कर लिए, आप भी यहाँ किसी के साथ दोस्ती कर लिए, रिकम्बाइन कर लिए। तो क्या देखे, फाइनली हम लोग ये देखे कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो रिकम्बाइन होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ती है, और जब दोनों जीन्स पास पास रहते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना नहीं रहती है, दोनों पास पास रहेंगे तो लिंक्ड रहेंगे। अब क्लियर हो गया बात? चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि टी.एच. मॉर्गन के ही एक स्टूडेंट्स हुए, उनका नाम था अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट। उन्होंने जब क्या देखा कि जब जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जीन्स एक साथ रह रहे हैं, तो उस जीन्स का सीक्वेंस कैसा रहेगा, कौन जीन पहले रहेगा, कौन जीन बाद में रहेगा, और कितने डिस्टेंस पर रहेगा, उन सभी को स्टडी शुरू किए। और वो पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी सारे जीन्स प्रेजेंट थे सबको क्या कर दिए, सबको आइडेंटिफाई कर लिए और प्रिडिक्ट कर दिए, और उसको मैप तैयार कर दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मैप। और जेनेटिक मैप तैयार करने के लिए क्या उन्होंने फंडा इस्तेमाल किया, तो वो इस्तेमाल किया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी दूसरे के साथ मिलने की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को बेस रखते हुए उन सारे जीन्स को प्रिडिक्ट कर लिए, उन सारे जीन्स को मैपिंग तैयार कर लिए, और वो जो जेनेटिक मैप तैयार किए, वो उस जेनेटिक मैप से आज के टाइम में हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी उसी के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है कि वो भी पढ़ लेते हैं कि his student Alfred Strouvant genetic mapping used the frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as the measure of the distance between the gene। क्या बोल रहे हैं, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उसी के आधार पर रिकॉम्बिनेशन होगा, और उसी के आधार पर उन्होंने पूरे जेनेटिक मैप तैयार कर डाला, ठीक है। Today, these genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, as was done in the case of human genome sequencing project। जो ह्यूमन जीनोम, हमारे अपने ह्यूमन जीनोम का जितना भी टोटल जीन्स हैं सभी को प्रिडिक्ट कर लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर में ह्यूमन जीन्स में लगभग 30,000 जीन्स प्रेजेंट हैं, 30,000, ठीक है। और यही जीन्स हम लोग को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे हम लोग आई कलर की बात कर लें, स्किन कलर की बात कर लें, हेयर कलर की बात कर लें, हम लोग अपने हाइट की बात कर लेते हैं, सारा कुछ इसी जीन से डिसाइड होता है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए इसमें इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है। देखिए जैसे क्या बोलते हैं, जीन लोकाई क्या होता है, तो लोकाई उसको बोलते हैं कि एक क्रोमोजोम के ऊपर जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लोकस बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पर ढेर सारा 3 जीन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जीन लोकाई लिखा हुआ है, ये लोसाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब देखिए यहाँ पर भी डोमिनेंट जीन है, यहाँ पर भी डोमिनेंट जीन है, मतलब क्या हो गया, बोथ आर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ स्मॉल ए है और स्मॉल ए है, दोनों पास पास, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो ये रिसेसिव एलील्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए इस जीन के लिए क्या है, एक क्रोमोजोम के ऊपर डोमिनेंट फॉर्म एलील्स प्रेजेंट है और वहीं दूसरे क्रोमोजोम के ऊपर रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस जीन हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या T.H. मॉर्गन पहले साइंटिस्ट हुए जो कि लिंकेज का बारे में बात किया, तो नहीं, इसके पहले भी एक साइंटिस्ट हुए, दैट इज कॉल्ड द बैटसन एंड पनेट। इन्होंने स्टडी किया था, किसके ऊपर स्टडी किया था, तो लथारस ऑड्राइटस, दैट इज कॉल्ड द स्वीट पी। तो उन्होंने क्या देखा कि जो दो एलील्स होते हैं, जो 2 पेयर्स ऑफ एलील्स, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली मिक्स नहीं होते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वीट पी का फ्लावर लिया, एक पहले फ्लावर लिया, और फ्लावर का कलर कैसा होता है, फ्लावर का कलर होता है ब्लू या रेड। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या लिया, पोलन ग्रेन्स लिया। पोलन ग्रेन्स के लिए क्या देखा कि पोलन ग्रेन्स या तो लॉन्ग होते हैं या फिर राउंड होते हैं। तो इन दोनों 2 कैरेक्टर को लेकर एक साथ जब स्टडी किया, मतलब कि उन्होंने लिया डोमिनेंट जीन्स, क्या लिया, ब्लू कलर का फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन लिया। तो इसके लिए क्या जीन्स हो गए, दैट इज ब्लू के लिए कैपिटल बी हम इंडिकेट कर रहे हैं, और लॉन्ग के लिए कैपिटल एल। और जब इसको क्रॉस करवाए किसके साथ, इसका रिसेसिव कैरेक्टर, तो ब्लू का जो अल्टरनेट फॉर्म क्या है, दैट्स रेड, और लॉन्ग का क्या है, हम क्या बतलाए, पोलन ग्रेन्स या तो राउंड। तो यहाँ पर रेड राउंड के साथ क्या करवाए, क्रॉस करवाए। तो इसका जीन्स क्या हो जाएगा, स्मॉल बी एंड स्मॉल एल। इस ब्लू इन दोनों पेरेंट्स का गैमेट क्या क्या होंगे, दैट विल बी द कैपिटल बी एंड कैपिटल एल, और इस पेरेंट्स का गैमेट्स क्या होंगे, स्मॉल बी स्मॉल एल। जब इन दोनों का क्रॉस करवाए तो हमको मिला कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, मतलब कि F1 जनरेशन में हमको क्या मिल गया, ये बी डोमिनेट कर जाएगा और ये कैपिटल एल डोमिनेट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू लॉन्ग हमको मिल जाएगा F1 जनरेशन में। ठीक है, ब्लू लॉन्ग पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे। अब जब इसको हम F1 को टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलना चाहिए, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, रेशियो मेंडल के अनुसार 1:1, तो यहाँ भी हमको 1:1 मिलना चाहिए। देखिए आगे स्लाइड्स में हम दिए हैं, देखिए व्हेन F1 बेयर टेस्ट क्रॉस, तो हमको F2 रेशियो कितना मिलना चाहिए, 1:1:1:1। क्यों 1:1:1:1 मिलना चाहिए, क्योंकि 2 कैरेक्टर लिए, एक फ्लावर कलर एक पोलन ग्रेन्स, दो हम लोग कैरेक्टर लिए, तो हम लोग का रेशियो 1:1:1 मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इनको बैटसन और पनेट को क्या मिला, 7:1:1:7। मतलब क्या देखे कि हमको इस मेंडल के नियम के अनुसार टेस्ट क्रॉस रेशियो से हमको डेविएटेड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है डेविएटेड, तो इसका मतलब ये पता चला कि ये जो गैमेट्स बन रहे हैं
ये क्या बन रहे हैं, ये 7 नंबर कौन क्या हो गए, ब्लू लॉन्ग हुए, और ब्लू लॉन्ग और ये 7 की कौन है, दैट इज रेड राउंड हो रहे हैं। तो अब ये हमारा पेरेंट्स क्या था, ब्लू लॉन्ग दैट इज BL, और रेड राउंड दैट इज स्मॉल b, मतलब कि ये जो दोनों जीन है कैपिटल B, ये एक पेरेंट से आ रहा है, ये दूसरे पेरेंट से आ रहा है। तो मतलब जो पेरेंटल जो टाइप का जो गैमेट्स बना है उस दोनों गैमेट में वो दोनों जीन्स पास रहने की टेंडेंसी रखता है, और जो पास रहने की टेंडेंसी रख रहा है इसीलिए इसकी गैमेट्स ज़्यादा बन गई है पेरेंट्स में, और रिकॉम्बिनेंट हमको कम बना, और रिकॉम्बिनेंट कम बना तो हमको ऑफस्प्रिंग भी कम बना, और हमको पेरेंटल ऑफस्प्रिंग ज़्यादा बना। तो इसका मतलब ये समझे कि ये जो दोनों एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा वो दोनों जीन पास रहने की टेंडेंसी रखता है, और उसको बैटसन और पनेट ने कपलिंग नाम दिया। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन F1 वेयर टेस्ट क्रॉस, ये ध्यान रखिएगा टेस्ट क्रॉस करवाए, सेल्फिंग नहीं करवाए, the F1 offspring did not appear the phenotypic ratio that is 1:1:1:1। ये होना चाहिए था, मेंडल का नियम के अनुसार यही होना चाहिए था, डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का रेशियो यही है, लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिला, 7:1:1:7, और 7 क्या है, दैट इज ब्लू राउंड 1 और रेड लॉन्ग 1, और फिर 7 हमको मिला रेड राउंड। इसका मतलब ये पता चला कि गैमेट्स जो BL बना है और स्मॉल BL जो बना है दैट इज 7 टाइम्स मोर देन द गैमेट्स ऑफ कैपिटल B स्मॉल l एंड स्मॉल b कैपिटल L। तो चूंकि ये एक ही पेरेंट से आ रहे हैं तो वो गैमेट्स दोनों जीन पास रह रहे हैं, तो एक ही टाइप का गैमेट्स ज़्यादा नंबर में बने, और इसी को उन्होंने उस फिनोमेना को नाम दिया कपलिंग। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, द टू जीन्स कैपिटल B कैपिटल L एंड स्मॉल b स्मॉल l आर केम फ्रॉम सेम पेरेंट्स, सो दे टेंड टू इंटर द सेम गैमेट्स एंड रिमेन्स टुगेदर, एक साथ रहने की प्रोबेबिलिटी रखता है। दैट्स वाई कैपिटल BL एंड स्मॉल BL गैमेट्स आर मोर इन नंबर देन द स्मॉल कैपिटल B स्मॉल l एंड स्मॉल b कैपिटल L आर द न्यू रिकॉम्बिनेशन। तो न्यू कॉम्बिनेशन कम बना एंड पेरेंटल गैमेट्स ज़्यादा बने। क्लियर है। तो ऐसे एक एक्सपेरिमेंट्स तो काम होता नहीं है, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। अब क्या किए उन्होंने, जीन्स को क्या कर दिए, जीन्स को एक्सचेंज कर लिए, एक डोमिनेंट कैरेक्टर लिए तो एक रिसेसिव कैरेक्टर ले लिए। अब क्या हो गया कि जैसे ब्लू राउंड ले लिए एक पेरेंट्स को और उसको क्रॉस करवा दिए दूसरे पेरेंट्स दैट इज रेड लॉन्ग। अब जब ये ब्लू राउंड हो गया और ये रेड लॉन्ग हो गया, और हम लोग देखे थे क्या कि ब्लू डोमिनेंट था, डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा था, और साथ साथ जो लॉन्ग पॉलन ग्रेन था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो अब क्या है, ब्लू राउंड मतलब ब्लू के लिए कैपिटल B और राउंड चूंकि रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल l। ठीक उसी तरीके से जो दूसरे पेरेंट्स हैं रेड लॉन्ग हुए तब इस तरीके से हो गया। अब इनका गैमेट बना है दैट इज कैपिटल B स्मॉल l, और रेड लॉन्ग का हमको गैमेट्स बनेगा स्मॉल b कैपिटल L। अब जब इन दोनों का क्रॉस करवाए तो हमको F1 जनरेशन में जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में मिला था ब्लू लॉन्ग उसी तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन जब इसको टेस्ट क्रॉस करवाए तो फिर इनको पहले की अपेक्षा मिलना चाहिए था 7:1:1:7, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी फिर से इनको रिजल्ट चेंज हो गया। अब इनको मिला 1:7:7:1। मतलब अब क्या है, यहाँ पर जो 7 मिला है वो क्या है, ब्लू राउंड है और रेड लॉन्ग है। अब ब्लू राउंड क्या है, तो जो पेरेंट्स लिए थे ब्लू राउंड दैट इज कैपिटल B स्मॉल l, और रेड लॉन्ग दैट इज स्मॉल b स्मॉल l रेड लॉन्ग। तो मतलब कि फिर से ये दोनों जीन्स अपने साथ रहना शुरू कर दिए, और रिकॉम्बिनेशन या न्यू टाइप का कॉम्बिनेशन का जो गैमेट्स है उसकी संख्या कम बनी। तो कम बनी तो ऑफस्प्रिंग भी हमको कम बने, और जो पेरेंट्स टाइप का जो गैमेट्स बन रहे थे उसकी संख्या 7 टाइम्स ज़्यादा बना। और यहाँ पर अब उनको बोले इस फिनोमेना को क्या चीज़, रिपल्सन। ठीक है। तो
देखिए क्या इस कंक्लूजन में उन्होंने देखा, देखिए F2 phenotypic ratio, that is 1:7:7:1, clearly indicate that the gametes capital B small b I L, that is क्या था, blue round, और small b capital L, that is red long, वो हमको 7 times ज़्यादा बने as compared to capital B capital L and small b small l. That's why we get the phenotypic ratio 1 blue long, 7 blue round and 7 red long and 1 red round, and this phenomena is known as repulsion. और यही तो है कपलिंग और रिपल्सन, इसी फेनोमेना को तो बाद में जाकर लिंकेज नाम दिया गया। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि T.H. Morgan is the only scientist who identified the phenomena of linkage. इनके पहले भी बैट्सन और पनेट ने भी स्टडी किया था, और लेकिन अब ये हम लोग बोल सकते हैं कि बैट्सन और पनेट ने लिंकेज टर्म तो नहीं दिया था, वहाँ पर क्या दिए थे, कपलिंग एंड रिपल्सन दिए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लिंकेज सबसे पहले किसने देखा, तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बैट्सन और पनेट एज कपलिंग एंड रिपल्सन। बैट्सन और पनेट ने सबसे पहले लिंकेज को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वो लिंकेज की जगह पर क्या बोले थे, कपलिंग एंड रिपल्सन। मतलब क्या हुआ कि व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन ए क्रोमोसोम, इट इज लाइकली टू असॉर्ट टुगेदर ड्यूरिंग म्योसिस एंड देयर ट्रेड्स विल अपीयर लिंक्ड। वो दोनों जीन पास पास रहेंगे तो वो दोनों हमेशा गैमेट्स में पास पास रहेंगे और उसी तरीके का हमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा। ठीक है, और इफ़ टू जीन्स बेयर अपार्ट, जब दूर दूर रहेंगे तो हमको रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स ज़्यादा बनेंगे और रिकॉम्बिनेंट हमको फिनोटाइप भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग हमको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया कि जीन्स ऑन द सेम क्रोमोजोम्स टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर। जो एक क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स रहेंगे वो चाहेंगे कि वो एक साथ ही रहें। ठीक है, तो जो भी एक क्रोमोजोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स, जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं वो पास पर रहना चाहते हैं, तो वैसे जीन्स को हम लोग सिंटेमी भी बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोजोम। The inheritance of such genes does not follow the principle of independent assortment. जो जीन एक क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, पास पास टाइटली लिंक्ड रहेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की प्रिंसिपल क्या है कि वो दोनों जीन्स सेपरेट होंगे और वो किसी और के साथ रिकम्बाइन कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। पर दोनों जीन्स टाइटली लिंक्ड रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो देखिए वही बात यहाँ बोले हैं कि लिंकेज इज डिफाइंड जेनेटिकली। अब जेनेटिकली लिंकेज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि जब दो जीन्स वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करते हैं या फेल कर जाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि द फेलियर ऑफ टू जीन्स to assort independently. Linkage occur when two genes are close to each other on the same chromosome. However, the two chromosomes on the same chromosomes are called the syntenic. अभी जस्ट बतलाए कि जैसे क्या बोल रहे हैं कि ये एक क्रोमोजोम है, इसके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल देंगे सिंटेनिक जीन्स बोल देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिंक्ड जीन तो रहेंगे, जैसे ये लेट सपोज ए बी सी, ठीक है, ये सारे लिंक्ड जीन हैं और सारे को हम लोग बोलते हैं सिंटेनिक ही बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, दूरी बढ़ा, ए और बी से सी की दूरी बढ़ गया, तो ये किसी और के साथ जाने की टेंडेंसी रखता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि द लिंक्ड जीन्स, ये लिंक्ड जीन है, दैट कैन बी सिंटेनिक बट ऑल सिंटेनिक जीन्स आर नॉट लिंक्ड, क्योंकि ये दूर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, ये किसी और के साथ दोस्ती कर सकता है। देखिए वही सेंटेंस लिखा हुआ है कि द लिंक्ड जीन्स आर सिंटेनिक बट सिंटेनिक जीन्स आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड। वो कभी लिंक्ड
हो भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन लिंक्ड जीन्स सिंटेनिक कहलाएंगे। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोजोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एंड सो दे आर नॉट लिंक्ड। क्लियर है बात? देखिए अब क्या आ गया, तो लिंकेज इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स। अभी लिंकेज को हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि लिंकेज को हम लोग एक फॉर्मूला के तौर पर अगर हम लोग बात करें कि लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अगर इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, लिंकेज कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझे ना, ये अगर जीन बढ़ा दिए, ये लेट सपोज ए और बी है, लिंकेज बढ़ा दिए तो ये लिंक डिस्टेंस बढ़ा दिए दो जीन्स के बीच में, तो क्या ये लिंकेज रह जाएंगे? ये अलग दोस्ती कर लेगा, ये एक अलग दोस्ती कर लेगा, मतलब कंबाइन क्रॉसिंग अलग के साथ हो सकता है, तो अब वो लिंकेज घट जाएगा। तो फिर दूसरा पॉइंट्स क्या है कि अगर डिस्टेंस हम लोग कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा पास पास रहना कोशिश करेगा, मतलब लिंकेज की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जब यही बी जीन्स अब इसके पास पास आ गए, ए और बी पास पास आ गए, तो वो दोनों जीन्स एक दूसरे से इतना घनिष्ठता प्रेम हो जाएगा कि दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो मतलब वो दोनों में लिंकेज बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, और ये जो लिंकेज है कब ब्रेक होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोसेस ऑफ मेयोसिस फर्स्ट वेयर होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक्स एट आइडेंटिकल लोकेशन एंड रीजॉइंट्स विथ ईच अदर। क्रॉसिंग ओवर होगा, वहाँ पर लिंकेज की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, वो किसी और के साथ कंबाइन कर लेगा। क्लियर बात? चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज अब क्या है। तो सबसे पहले दिया किसने है, मॉर्गन एंड कैसल ने 1910 में, और उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था। ये हम लोग सारे पढ़ लिए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम्स आर ट्राई टू इनहेरिट टुगेदर in the same combination as they were found in the parents. Such genes were said to be the linked and the phenomena of this inheritance is said to be linkage. ये हम लोग सारे डिटेल्स में पढ़ लिए, ठीक है? ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं लिंकेज पैरामीटर। अब ये लिंकेज पैरामीटर क्या है, लिंकेज का किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए अब लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके डिस्टेंस के ऊपर कर रहा है, तो दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर लिंकेज डिपेंड करता है। ज़्यादा दूरी रहेगा तो लिंकेज कम रहेगा, दूरी कम रहेगा तो लिंकेज ज़्यादा रहेगा। वही बात लिखा है, ग्रेटर द डिस्टेंस लोअर विल बी द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लिंकेज इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो कि अभी हम लोग बात कर लिए। क्लियर है? चलिए अब अगर कोई भी डाउट रहता है बच्चे तो आप हमको कमेंट करिए, उसको हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को 100% सोल्व कर दें। देखिए अब क्या हम बात बोले कि जैसे ये एक जीन्स है, लेट सपोज ए बी सी डी, 4 जीन हम मानते हैं। तो अब बात करेंगे कि मैक्सिमम लिंकेज कितना होगा। मैक्सिमम लिंकेज 100% हो सकता है। ये चारों दोस्त हैं एक साथ रह रहे हैं तो 100% आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, मिनिमम लिंकेज कितना होगा, तो कितना होगा कोई बतला सकते हैं? 10% 20% नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, देखिए लेट सपोज 4 जीन है, ठीक है, 4 दोस्त है, ये इसको निकाल दिया गया, डी को निकाल दिया गया, लेकिन ये डी कहते फिर रहा है क्या, आपसे अगर बोले कि हम तीनों को निकाल दिए अपने ग्रुप से, तो क्या ये आपके लिए कैसा मूर्ख लड़का है। वो तीनों एक साथ रह रहे हैं, तुम अकेले हो तो उसकी मेजोरिटी ज़्यादा है ना, तो मतलब कि वो तुमको, यानी यहाँ पर ए बी सी तुमको निकाला, ना कि तुम उसको निकाले हो। इसको नलिफाई कर दीजिएगा, बोलेगा कि तुमको निकाला गया है, तुम तीनों को नहीं निकाले हो। तो मतलब यहाँ पर क्या है, अब 100% लिंक नहीं रह जाएंगे, कम हो जाएगा। अब लेट सपोज ये सी और डी को निकाल दिया, तो सी और डी को निकाल दिया, मतलब कि अब अगर बोलता है कि सी और डी बोलता है आपसे आके कि हम ए बी को निकाल दिए, तो अब ए बी को क्यों निकालेगा, ए बी भी तो बोल सकता है कि हम सी डी को निकाल दिए, मतलब कि दोनों के चांसेस हो गए इक्वल, 50% हो गया।
अब देखिए लेट सपोज थर्ड में कंडीशन में क्या हो सकता है कि लेट सपोज BCD निकाल दिया गया, ठीक है, एक ग्रुप में से BCD को निकाल दिया गया। अब अगर बोलते हैं ये सब तीनों दोस्त आकर आपसे बोलते हैं कि हमने A को निकाल दिया, तो A को निकाल दिया, बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक बच गया है। अब आप लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, BCD की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप अपने ग्रुप से A को निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A नहीं बोल सकता है कि हम BCD को निकाल दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे ही दूसरे पर गए तो अब आपकी लिंकेज की प्रॉपर्टी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% से मिनिमम लिंकेज से कम नहीं हो सकता। जैसे ही कम होगा मतलब दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वो लिंक्ड होना शुरू हो जाएगा। दूसरे तरफ यहाँ पर भी क्या देख रहे थे, D को हटाए, फिर C को हटाए, फिर जब B को हटाए तो BCD एक ग्रुप में हो गया। अब आपकी कमी हो गई, तो ये वाला अब लिंक्ड होना शुरू हो जाएगा। तो हमको इससे क्या पता चला कि मिनिमम लिंकेज हमको 50% ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा। तो जब मैक्सिमम लिंकेज 100% मतलब कि दो जीन्स यहाँ बिल्कुल पास है और ये दोनों जीन बिल्कुल पास है, लिंक्ड है, मतलब कि ये रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर यानी क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूर जाएगा ही नहीं। और जब मिनिमम लिंकेज क्या हो जाएगा 50%, तो उसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर भी 50% हो जाएगा। ये बात चारों टर्म याद हो गया, समझ में आ गया कि मैक्सिमम लिंकेज इज 100%, तो मैक्सिमम लिंकेज 100% मतलब क्रॉसिंग ओवर 0 हो जाएगा। और मिनिमम लिंकेज 50%, तो क्रॉसिंग ओवर भी तो 50% होगा। क्लियर हो गया? गुड। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए लिंकेज ग्रुप। अब लिंकेज ग्रुप क्या है, हम लोग बात बताया था कि एक क्रोमोजोम के ऊपर जितना भी जीन्स प्रेजेंट है वो सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। तो क्या बोले कि एक क्रोमोजोम के ऊपर, और हमारा बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड बॉडी है। तो डिप्लॉयड बॉडी है तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो यहाँ पर होमोलोगस जीन्स भी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि जीन्स का अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट रहेगा, एलील्स प्रेजेंट रहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर। तो एक क्रोमोजोम के ऊपर जो भी हमारा जीन्स रहेगा उसको होमोलोगस ग्रुप बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप बोल देंगे। तो हमारे में 46 क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, दैट इज 23। तो 23 क्रोमोजोम इज लिंक्ड ग्रुप्स रहेंगे, लिंकेज ग्रुप रहेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ कि एक क्रोमोजोम कैरीज न्यूमरस जीन्स, all these genes together constitute a linkage group. Number of linkage group is equal to haploid number of chromosome, क्योंकि ये डिप्लॉयड बॉडी है और डिप्लॉयड बॉडी मतलब 2 क्रोमोजोम, और 2 क्रोमोजोम मतलब एक क्रोमोजोम के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट रहेगा वो लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्रोमोजोम मतलब हैप्लॉयड हो जाएगा, और हैप्लॉयड नंबर क्रोमोजोम दैट विल बी द लिंकेज ग्रुप। तो एज फॉर एग्जांपल 23 इन ह्यूमंस, दैट मीन्स हम लोग के पास कितना क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है। यहाँ पर हम लोग 7 इन पाइसम सटाइम बोल रहे हैं, मटर में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन में 14 क्रोमोजोम रहेंगे। 4 इन ड्रोसोफिला, 10 इन मेज एंड 1 इन बैक्टीरिया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे लिंकेज वैल्यू की। अब लिंकेज की वैल्यू क्या है, तो इसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज से बच्चे। और ये परसेंटेज क्या हम लोग अभी देखें ना कि परसेंटेज कैसे निकाला गया, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितना रहेगा उसी हिसाब से हम लोग लिंकेज ग्रुप को निकाल दिए। मतलब जितना ज़्यादा आपस में पास रहेगा उसको हम लोग परसेंटेज के हिसाब से, मतलब इंटेंसिटी जो लिंकेज की है वो हम लोग परसेंटेज से एक्सप्रेस कर पाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी विथ which 2 genes are linked with each other called the linkage value and it is expressed in the percentage। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100% लिंकेज, 80% लिंकेज, 70% लिंकेज, 50% लिंकेज, इससे भी कम लिंकेज हो सकता है क्या? गुड, नहीं हो सकता। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ
लिंकेज। लिंकेज ऑफ टू टाइप्स, एक कंप्लीट लिंकेज होता है और दूसरा कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। कंप्लीट लिंकेज किसको बोलेंगे? जो वैसे लिंकेज वैसे जीन्स जो दो या दो से अधिक जनरेशन तक दोनों पास पास रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और जो उसी दौरान एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में ही सेपरेट हो जाते हैं, उसको हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लिंकेज में बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट व्हेन द टू जीन्स रिमेन टुगेदर फॉर 2 or more generation, the linkage is said to be complete. But when they are quickly separated, linkage is said to be incomplete and the complete linkage is rare. ये याद रखिएगा बच्चे, ये पूछा हुआ है, ठीक है? क्लियर है बात? तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे बच्चे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।